तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी मेरे एसेट नया फंड लेकर आई है जिसका नाम है मेरे एसेट निफ्टी मेटल ईटीएफ फंड ऑफ फंड। चलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सेक्टोरल फंड है, मेटल इंडस्ट्री को ये ट्रैक करेगा। बेंचमार्क इसका निफ्टी मेटल टीआरआई रहेगा, यानी कि निफ्टी मेटल मतलब जो इंडेक्स है उसमें जो निवेशित जो कंपनियां होंगी, जो शामिल कंपनियां होंगी, उनमें यहाँ पर निवेश किया जाएगा एफओएफ के जरिए। सब्सक्रिप्शन इसका आज ही का खुला हुआ है, 10 तारीख से ये खुल चुका है। 23 फरवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 26 फरवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 99 रुपये से कर सकते हैं। 5,000 रुपये का लमसम निवेश इसमें किया जा सकता है शुरुआत से। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.5% का एग्जिट लोड लगेगा 15 दिन से पहले अगर आप यूनिट्स को रिडीम या फिर स्विच करते हैं। राजेश सर, सबसे पहले तो निफ्टी मेटल ईटीएफ फंड ऑफ फंड क्या लग रहा है सर, ये काम कैसे करते हैं? पहले एक थोड़ी सी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए प्लीज सर। पहले समझिए इसकी अंडरलाइंग निफ्टी मेटल ईटीएफ है जी। आज की डेट में जैसे हमने देख रहे हैं बेस मेटल में बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है कुछ दिनों से। स्टील के शेयर के प्राइसेस काफी ऊपर जा रहे हैं। स्टील कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा था कॉपर इज न्यू गोल्ड, तो कॉपर कंपनियों के शेयर के प्राइस भी बढ़ रहे थे। लोग तरीका ढूंढ रहे थे मैं कैसे लूं मेटल्स में एक अच्छा मोमेंटम कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था। तो कौन से शेयर खरीदूं, किस क्वांटिटी में खरीदूं, तो दर्शक थोड़े परप्लेक्स देते हैं। उस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए निफ्टी मेटल ईटीएफ बना हुआ है, इंडेक्स फंड बना हुआ है जो प्रिडोमिनेटली 16-17 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 5-6 कंपनियां लाइक टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील या अडानी इंटरप्राइजेज, वेदांता, इस तरह की मेन, जिंदल स्टील एंड पावर, एपीएल अपोलो टाइप की कुछ कंपनियां हैं जो उसको मेजॉरिटी उनका स्टेक उस पर है। तो ये एक मेटल ईटीएफ बहुत दिनों से मेरई का ईटीएफ के रूप में ट्रेड हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज पर। जैसे पीछे बात की, बहुत सारे इन्वेस्टर जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, जिनके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, वो इसमें कैसे लें, तो वो फंड के थ्रू आ सकते हैं। इसका अंडरलाइन ये निफ्टी मेटल ईटीएफ ही रहेगा और इसके थ्रू वो मेटल की रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप एक छोटी सी अमाउंट से भी इन 16 कंपनियों के शेयरों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डिफरेंट रेशियो में उनके एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं कि मेटल में एक रैली आएगी। और जैसे अभी आउटलुक मेटल्स का काफी चेंज हुआ है, अगर आप एक बड़े मजे की बात और मैं आपको शेयर करूं, पीछे देखेंगे तो मेटल ईटीएफ फंड ऑफ फंड ने पिछले कई होराइजन में 5 साल, 10 साल, 1 साल, 6 महीने, किसी भी होराइजन में देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसलिए लोग इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये गुड वे डाइवर्सिफिकेशन का एक सेक्टोरल थीम है। सेक्टोरल थीम की अपनी रिस्क और वॉलेटिलिटी होती है। उस रिस्क और वॉलेटिलिटी को समझते हुए एक स्मॉल एक्सपोजर पोर्टफोलियो लोकेशन को देखते हुए लिया जा सकता है और फंड ऑफ फंड के थ्रू आपको डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। तो एक अच्छा ऑप्शन है बेस मेटल में पार्टिसिपेट करने का। आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, तो मेरे को लगता है जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। सर, इस एनएफओ की सबसे बड़ी खासियत क्या लग रही है जो इसे थीमेटिक जो ऑप्शंस होते हैं, निवेश के ऑप्शंस होते हैं, उससे अलग करता है, अलग बनाता है? हाँ, थोड़ा सा उनमें और फर्क ये है कि ये, क्योंकि बाकी जगह के जो थीमेटिक होते हैं वो जैसे आईटी के हैं, पावर के हैं, एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेक्टर की जो बड़ी रैली आती है उनमें बड़े अच्छे पैसे बनते हैं और जब रैली खत्म होती है तो पैसे डूबते भी हैं। इसी तरह से बेस मेटल है जिन पे मेटल्स की बहुत सारे रैली बड़ी शार्प भी होती है क्योंकि कमोडिटी है। उसी तरह से प्राइस करेक्शन भी बड़ी शार्प हो सकती है, पर क्योंकि आपकी इंडस्ट्री इनके बिना नहीं चल सकती। आपके इंडस्ट्री लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए, इनके बिना कोई काम हो नहीं सकता। अब स्टील के बिना आप कंस्ट्रक्शन का काम सोच नहीं सकते। तो अभी जिस हिसाब से वर्ल्ड में ग्रोथ हो रही है, इंडिया में ग्रोथ हो रही है, तो स्टील की डिमांड बनी रहेगी। तो ऐसा कोई हायर नुकसान होगा लगता नहीं। तो इस तरह से इनका फायदा हो सकता है इनकी कंपैरेटिवली, इसलिए और सेक्टोरल या थीमेटिक फंड से रिस्क कम हो सकती है। सर, मेटल इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में बढ़िया परफॉर्म भी करी है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी आने वाले वक्त में सर क्या लग रहा है इसकी जो ग्रोथ है वो कंपनी में, इसके जो रिजल्ट जब आएंगे मेटल इंडस्ट्री के, उसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद आपको दिख रही है आगे 1 साल या 2 साल के हॉरिजॉन को अगर देखें हम लोग पहले? हाँ, हम पॉजिटिव हैं और ये साल अच्छा, जिस हिसाब से टेक्निकल चार्ट के बेस पे मैं कह रहा हूँ, अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। बड़े अच्छे ब्रेकआउट्स हुए कई सारे शेयरों में, तो अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा। ये सब रॉ मटेरियल का ही काम करते हैं ज़्यादातर बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए, तो इनकी डिमांड बनी रहेगी। तो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बनने की संभावना, आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए। बस आदमी को समझना चाहिए, जो भी इन्वेस्टर हैं, कि ये
सेक्टोरल थीमेटिक फंड में एक रिस्क होती है, लॉन्ग टर्म होराइजन रखें, स्टैगर्ड वे में लें, वॉलेटिलिटी को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए क्योंकि इनमें लार्ज वॉलेटिलिटी होती है। ठीक है, तो लार्ज वोलेटिलिटी है और ग्रोथ की उम्मीद भी यहाँ पर बनी हुई है। सर, जो निवेशक सीधे मेटल स्टॉक्स में निवेश नहीं करते हैं, मतलब कंफर्टेबल नहीं होते हैं, ऑब्वियस बात है कि स्टॉक्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो उनके लिए फंड ऑफ फंड सर यहाँ पर कितना बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है, या फिर ETF के जरिए यहाँ पर बेटर वो यहाँ पर रोल प्ले कर सकते हैं या उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बहुत बढ़िया रोल प्ले करेगा जी। जो डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं जाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कितना लेना है, कब निकालना है, तो उनके लिए ETF एक बहुत बढ़िया जरिया। और जो लोग, जैसे मैंने पीछे भी कहा, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं रख सकते, उनके लिए फंड ऑफ फंड एक सबसे बेहतरीन जरिया है। आपको कोई टेंशन नहीं, कोई लिक्विडिटी की समस्या नहीं, बिकेंगे नहीं बिकेंगे, फ्रीज लगा हुआ क्या है, आराम से आप अपने 3 बजे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या डायरेक्टली अपना प्रडम्पशन दीजिए, लीजिए, ऐसी खरीद लीजिए। लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है इनमें, आपको 2 दिन में पैसे मिल जाते हैं। और आपको ऐप में 2 साल बाद आपको इक्विटी का टैक्सेशन भी मिल जाता है। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जो डायरेक्टली नहीं लेना चाहें, इसके थ्रू लें तो उनको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है और इस रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बालमित, वॉलेटिलिटी देख के चलें, रिस्क को देख के चलें। सर, मेटल सेक्टर बहुत साइक्लिकल वैसे माना जाता है, तो जब इसमें गिरावट आए तो क्या लग रहा है सर, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आप अपना एक लिमिटेड एक्सपोजर लें, ये देख के कि 20% 30% की गिरावट आएगी तो आपका क्या बिहेवियर होगा, कैसे आप निकलेंगे, कैसे एवरेज करेंगे, कितना साल का होराइजन है। तो उस हिसाब से जब आप करते हैं और नीचे स्टैगर्ड वे में लेते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं, तो हर रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, सारी कंपनियां जैसे मैंने बताया खत्म होने वाली नहीं है, अच्छी डिमांड बनी रहेगी। टेक्निकल आउटलुक बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत बढ़िया है। स्टैगर्ड वे में लेंगे, लॉन्ग टर्म होराइजन रखेंगे और वॉलेटिलिटी को बीट करने के लिए आप फर्दर एवरेज करने की भी कैपेसिटी रखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट थ्योरी में यही सब चलता है और अच्छे पैसे बन सकते हैं। सर, आखिरी सवाल यही है कि इस मेरे एसेट निफ्टी ETF फंड ऑफ फंड जो आया हुआ है, NFO आया हुआ है, इसमें निवेश की आपकी सलाह रहेगी, थम्स अप रहेगा? हाँ, जो लोग जिन इन्वेस्टर का एक्सपोजर नहीं और जो लेना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित होना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि फंड ऑफ फंड के थ्रू आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट का झंझट भी नहीं रहता है। ओके, तो ये हो गई NFO की बात। समय की पाबंदी है, बहुत ज़्यादा सवाल अब दर्शकों के हम लोग ले